एक जोरदार धमाके की आवाज से मेरी अचानक नींद खुल गई। मेरी आंखें एक झटके में खुलीं। दिल तेजी से धड़कने लगा और बिना सोचे समझे मैंने अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा कार के दरवाजे से जितना दूर हो सके उतना दूर खिसका लिया। मैं जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगा कि आवाज कहां से आई है। जब मुझे उसकी वजह पता चली तो मेरे अंदर राहत और शर्मिंदगी का जाना पहचाना एहसास एक साथ भर गया। वो बस एक दूसरा आदमी था जो इस रेस्ट स्टॉप पर रुका था और अपनी गाड़ी में वापस बैठ रहा था। मैं उस पिकअप ट्रक को अपनी पार्किंग से निकलकर वापस हाईवे की तरफ जाते हुए देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि मेरे दिल की धड़कन फिर से सामान्य हो जाए। ऐसा करते करते मैंने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई, ये पक्का करने के लिए कि आसपास कोई और तो नहीं है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मेरा डरना बिल्कुल स्वाभाविक है। आखिर मुझे मोंटाना आए अभी कुछ हफ्ते ही हुए थे और मैं अब भी वहां की आदत डाल रहा था। असल में मोंटाना के उस हिस्से में तो मैं पहली बार आया था। जाहिर है मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने दोनों बाहें स्टीयरिंग व्हील पर रखकर अपना सर उन पर टिका लिया। पहले तो मैं खुद से झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं करता था। ऐसा करना मेरी नज़रों में मेरी शान के खिलाफ होता। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहा हूं, लेकिन झूठा कभी नहीं रहा। लेकिन अब मैं अपने ही बनाए हुए झूठों को उसी तरह पकड़े बैठा था जैसे डूबता हुआ आदमी लाइफ राफ्ट के किनारे को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। मैं एक दयनीय इंसान बन चुका था और मुझे ये बात अच्छी तरह पता थी। मैं कोशिश करता था कि इस एहसास पर मुझे गुस्सा आए, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं उठता था। बस खुद से नफरत और हार मान लेने का एहसास था। एक गहरी सांस लेकर मैं कार से उतरा और फुटपाथ के रास्ते रेस्ट स्टॉप की इमारतों की तरफ बढ़ गया। बाकी सारी पार्किंग खाली पड़ी थी, वहां सिर्फ मैं अकेला था। रात काफी ठंडी थी। मैंने अपना कोट और कसकर लपेटा, लेकिन ठंडी हवा फिर भी मेरी त्वचा तक पहुंच ही गई। उस रात अजीब तरह से ज्यादा रोशनी थी। मोंटाना की यही बात थी जिसकी मुझे अब तक आदत नहीं पड़ी थी। जब तक तूफान ना हो वहां का आसमान ज्यादातर साफ रहता था। शायद इसकी वजह कम आबादी और शहरों के बीच की लंबी दूरियां हैं। मैं जितनी भी जगहों पर गया हूं उनमें से यहाँ चांद और तारे सबसे ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं। वैसे भी उस रेस्ट स्टॉप पर ज्यादा कुछ नहीं था। बस 2 सीमेंट की इमारतें थीं। एक में बाथरूम था और दूसरे में वेंडिंग मशीन रखी हुई थी। मैं मेंस रूम के अंदर गया और सबसे पास वाले सिंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके ऊपर एक पुराना और गंदा सा आईना टंगा हुआ था। उसके एक कोने में दरार पड़ी हुई थी और ऊपर लगी धुंधली फ्लोरेसेंट लाइट में भी उसमें अपना चेहरा ठीक से देख पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैं उसी आईने में देखता रहा। 5 महीने पहले मैं एक बार के बाथरूम में बिल्कुल ऐसे ही एक आईने के सामने खड़ा था। तब हालात बिल्कुल अलग थे और कहीं ज्यादा बेहतर थे। तब ना मुझे किसी चीज का डर था और ना ही हमेशा साथ रहने वाली वो गहरी थकान थी। तब मैं ताकतवर था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था और इस दुनिया की फूड चेन के सबसे ऊपर था। झुंझलाकर मैंने आईने से नजर हटा ली। वो अतीत था और ये मेरा आज था। अब मैं कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ उस इंसान का खोखला खोल बनकर रह गया था जो कभी मैं हुआ करता था। कुछ पल झिझकने के बाद मैंने अपनी शर्ट ऊपर की और आईने में अपने शरीर के दाहिने हिस्से को देखा। मेरी बगल के ठीक नीचे एक छोटा सा गोल निशान था जिसके किनारों से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बाहर की तरफ फैली हुई थी।
उस हिस्से की त्वचा का रंग भी थोड़ा बदल चुका था। गोली का घाव तो जल्दी भर गया, लेकिन वो निशान हमेशा के लिए छोड़ गया। कभी कभी जब रात बहुत ठंडी और बिल्कुल शांत होती थी तो वहां हल्का सा दर्द उठने लगता था। इतने में एक दूसरा आदमी बाथरूम के अंदर आया और मैंने तुरंत अपनी शर्ट नीचे कर ली। उसने मेरी तरफ हल्का सा सर हिलाया और फिर एक स्टॉल के अंदर चला गया। मैं चुपचाप इंतजार करता रहा कि वो अपना काम खत्म करे और फिर बाहर चला जाए। जब वो मेरे बगल वाले सिंक पर हाथ धो रहा था तो मैंने एक नज़र उसकी तरफ डाली। उसे मारना बहुत आसान होगा। मैं बस हाथ बढ़ाकर उसकी पतली गर्दन दोनों हाथों से दबोच सकता था और सब कुछ खत्म हो जाता। इतना आसान जितना कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी नजरें वापस अपने सिंक पर झुका ली। वो सिर्फ एक ख्याल था। उसके पीछे अब वो पागलपन नहीं बचा था जो उसे हकीकत बना सके। अब मेरे अंदर ऐसी चीजों की कोई चाहत नहीं बची थी, और अगर कहीं थोड़ी बहुत बची भी थी तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अंजाम देने की ताकत रखता था। उस आदमी ने अपने हाथ सुखाए और बाथरूम से बाहर चला गया। मैं एक बार फिर से अकेला रह गया। मैं उस रेस्ट स्टॉप पर सिर्फ इस उम्मीद में आया था कि शायद आज की पूर्णिमा फिर से मेरे अंदर वही बदलाव ले आए। जो कुछ हुआ था उसके बाद से मैं पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर यही कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछली हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं हुआ। मेरे अंदर का भेड़िया जा चुका था। मुझे इस बात पर गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं बस थक चुका था। एक और गहरी सांस लेकर मैं बाथरूम से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ लौट गया। अब वहां और रुकने का कोई मतलब नहीं था। कुछ भी नहीं होने वाला था। मैं 2 घंटे गाड़ी चलाकर उस छोटे से कस्बे में वापस लौटा जिसे अब मैं अपना घर कहता हूं। एक ही जगह पर रहना अब भी मुझे अजीब लगता है। मैं पहले भी कई जगहों पर लंबे समय तक रुका हूं, ज्यादातर तब जब मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई सुनसान जगह मिल जाती थी। लेकिन मैं कभी उस जगह पर नहीं रहता था जहां मैं शिकार करता था, और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि एक ही जगह पर लगातार 1 हफ्ते से ज़्यादा कभी न सोऊं। इसका मतलब था बहुत सारी कैंपिंग और जहां मौका मिलता अलग अलग मोटेल्स में रुकना। मुझे पूरा यकीन है कि अगर लोगों को पता चले कि मैं उन्हीं इलाकों में इतने लंबे समय तक रुका रहा जहां मैं लोगों को मार रहा था, तो वो हैरान रह जाएंगे। ज्यादातर कातिल बहुत तेजी से जगह बदलते रहते हैं, वरना उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे बड़े फायदे थे जो आम इंसानों के पास नहीं होते। हर साइकिल के आखिर में जब भेड़िया उस इंसान को छोड़ देता था, तब चांद और सूरज के एक खास स्थान पर पहुंचते ही मेरा शरीर फिर से इंसानी रूप में लौट आता था। ऐसा होते ही जहां पुराना मांस फट चुका होता था, वहां नई त्वचा उगाती थी। इसी वजह से मेरे फिंगरप्रिंट पूरी तरह नए हो जाते थे और मेरे चेहरे और शरीर की बनावट भी पहले जैसी नहीं रहती थी। हर साइकिल के बाद मैं लगभग एक नया इंसान बन जाता था, पिछली साइकिल वाले इंसान से बिल्कुल अलग। लेकिन अब अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने एक जगह पर ठहरने का फैसला किया था। हालांकि अगर शहर से कई मील दूर जंगल के बीच बने एक छोटे से कैबिन में अकेले रहना बस जाना कहलाता है, तो हाँ, मैं वहां बस गया था। मैं दूसरे लोगों से सिर्फ तभी मिलता था जब ऐसा करना बिल्कुल ज़रूरी हो, यानी ज़्यादातर तब जब मैं काम पर होता था या ज़रूरी सामान लेने जाता था। बाकी पूरे समय मैं सिर्फ अपने आप में ही रहता था। जैसे ही मैं कस्बे के पास पहुंचा,
मैंने जानबूझकर कार की हेडलाइट्स बंद कर दी। आज रात कुछ नहीं हुआ था, फिर भी मैं ये नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मैं बाहर गया था और इतनी देर रात वापस लौटा हूं। वो एक छोटा सा कस्बा था। वहां लोग ऐसी छोटी छोटी बातें भी नोटिस कर लेते हैं और फिर सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। मैं पिछले कुछ समय से इतना थक चुका था कि ऐसा कोई जोखिम लेना नहीं चाहता था जिसमें मुझसे गलती से कुछ ऐसा निकल जाए जो बाद में मेरे ही खिलाफ चला जाए। जैसे ही मैंने कस्बे और उसके बाहर बने कुछ घरों को पीछे छोड़ दिया, मैंने हेडलाइट्स फिर से चालू कर दी और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ मील आगे जाकर मैं कंकड़ वाली एक संकरी सड़क पर मुड़ गया। करीब 4 मील बाद मैंने एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ी। ऐसा रास्ता जिसे तब तक देख पाना लगभग नामुमकिन था जब तक तुम्हें पहले से पता ना हो कि उसे ढूंढना कहाँ है। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था, इसलिए मैं गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहा था ताकि कार का निचला हिस्सा जमीन से न टकराए। आखिरकार भगवान का शुक्र है, मैं अपने कैबिन तक पहुंच गया। मैंने कार को पीछे की तरफ पार्क किया और अंदर चला गया। वो एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन था जिसमें बस एक छोटा सा बैठने का हिस्सा, एक रसोई और एक बेडरूम था, लेकिन मेरी ज़रूरतों के लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने कार की चाबियां किचन काउंटर पर फेंकी और अपनी अकड़ी हुई पीठ को थोड़ा सीधा करने के लिए शरीर को खींचने लगा, लेकिन फिर मैं अचानक रुक गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी अंदर कहीं यह एहसास लगातार बना हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने धीरे से सर हिलाया। शायद ये वही डर था जिसने मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर मुझे फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। अपनी उस हालत पर मुझे सचमुच घिन आती थी, इतनी कि शारीरिक तौर पर भी तबीयत खराब होने लगती थी। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज़ आई। वो मेरा वहम नहीं था। आवाज़ बहुत साफ और बहुत तेज थी। मुझे पूरा यकीन था कि अभी अभी कैबिन की पूर्वी दीवार के दूसरी तरफ जमी हुई घास पर किसी ने कदम रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं भागकर रसोई में गया और फ्रिज के बगल वाली दराज खोली। उसके अंदर एक छोटी सी हैंडगन रखी हुई थी। वैसे तो मुझे बंदूकों से नफरत है। जब मैं लोगों को मारता था तब बंदूक इस्तेमाल करना मुझे बहुत बेजान और बिना एहसास वाला तरीका लगता था, और अब मुझे इस बात से और भी ज़्यादा नफरत थी कि अपनी सुरक्षा के लिए मुझे इसी का सहारा लेना पड़ रहा था। मैंने उसे दराज से निकाला और देखा कि उसमें गोलियां भरी थीं और सेफ्टी हैच भी हटाई हुई थी। अचानक मेरा पूरा शरीर कांप उठा। पहले मुझे लगा था कि यह डर की वजह से हो रहा है, लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आ गया कि कैबिन का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया था। कुछ ही मिनट पहले वहां लगभग 70 डिग्री तापमान था और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो लगभग आधा रह गया हो। पास वाली खिड़की धुंधली होने लगी थी और उसके निचले हिस्से से बर्फ की पतली परत फैलने लगी। बाहर फिर से कदमों की आवाज आई। वो कदम धीरे धीरे कैबिन का चक्कर लगाते हुए सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। घर की उस तरफ की सारी खिड़कियां पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी। फिर भी सोफे के पीछे वाली खिड़की के सामने से गुजरती हुई एक काली आकृति मुझे साफ दिखाई दे गई। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो जो भी था उसका आकार बहुत विशाल था। उसने खिड़की के सामने से गुजरते हुए एक पल के लिए बाहर से आती हल्की सी रोशनी को पूरी तरह ढक दिया था और फिर वो दूसरी तरफ निकल गया।
कदमों की आवाज कोने तक गई और फिर दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ आकर रुक गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब मेरे कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन गूंज रही थी और तभी मुझे एक गंध महसूस होने लगी। नहीं, गंध कहना सही नहीं होगा, उसे बदबू कहना ज्यादा सही होगा। उसमें खून की धातु जैसी गंध मिली हुई थी और सड़े हुए मांस की ऐसी बदबू थी जिसे पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती। वो बदबू इतनी घनी थी कि ऐसा लगता था जैसे वो मेरे शरीर पर दबाव डाल रही हो। तभी एक नई आवाज सुनाई दी। उसे पहचानने में मुझे कुछ पल लगे। जो भी कोई बाहर खड़ा था वो बहुत भारी भारी सांसें ले रहा था। आवाज दरवाजे के सबसे ऊपरी हिस्से से आ रही थी, जैसे वो रहस्यमय चीज दरवाजे से भी कहीं ज्यादा ऊंची होकर उसके ऊपर झुकी हुई हो। मतलब साफ था, मेरा शिकार किया जा रहा था। मैं अपनी जिंदगी में इतना शिकार कर चुका हूं कि ये पहचान सकूं कि अभी मैं किस स्थिति में हूं। दरवाजे के बाहर जो भी था वो मेरे लिए आया था और एक बार अगर वो अंदर आ गया तो मुझे मार डालेगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा ब्रोकन बैंड में हुआ था। एक ऐसी चीज मेरी तरफ आ रही थी जिसके सामने मैं अपना बचाव करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था और उसे रोकने की ताकत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। मेरा सारा अनुभव, मेरी सारी काबिलियत उस वक्त किसी काम की नहीं थी। मेरे गले तक कड़वाहट चढ़ने लगी। अपने ही कमजोरी ने मुझे उल्टी करने की हालत में पहुंचा दिया। मैं सोच रहा था कि जब वो जीव दरवाजा तोड़कर मुझे मार देगा तो शायद वो मेरे लिए एक राहत ही होगी। कम से कम उसके बाद मुझे खुद से नफरत और अपनी मानसिक कमजोरी के उस समंदर में डूबते नहीं रहना पड़ेगा। महीनों तक कुछ भी न रहने के बाद आखिरकार मेरी इस तकलीफ का अंत हो जाएगा। अगर मैं इतना कमजोर ना होता तो खुद चलकर उस दरवाजे को खोल देता, लेकिन तभी वो चीज अचानक दरवाजे से हट गई। फिर मैंने उसके भारी कदमों के नीचे जमी हुई घास के टूटने की आवाज सुनी, क्योंकि वो तेजी से कैबिन से दूर जा रहा था। मैं रसोई में ही खड़ा रह गया। बंदूक अब भी मेरे हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी और मैं पूरी तरह उलझन में था। कुछ मिनट लगे, लेकिन आखिरकार मैं हिम्मत जुटाकर दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। बाहर कुछ भी नहीं था, बस उस जीव की बदबू की बहुत हल्की सी महक अब भी हवा में बाकी थी। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन करी। जमी हुई घास पर लंबे और संकरे पैरों के निशान बने हुए थे। हर निशान के आगे पतले नुकीले पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन निशानों की लड़ी वापस जंगल के अंदर चली गई। मैंने कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया और उसी से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। जो कुछ भी अभी हुआ था वो अब खत्म हो चुका था, लेकिन यह अच्छी बात है या बुरी मैं नहीं जानता था। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। काम पर जाने के लिए मेरी रोज की नींद खुलने में अब 1 घंटे से भी कम समय बचा था। अब सोने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। मैं बस एक कुर्सी पर बैठ गया और बिना कुछ सोचे सामने कहीं दूर देखने लगा, जब तक काम पर जाने का समय नहीं हो गया। रैम्स हेड, मोंटाना, सच कहें तो कोई बड़ा कस्बा नहीं है। वो ऐसी सुनसान जगह पर बसा है कि मोंटाना जैसे राज्य के हिसाब से भी उसे दुनिया से कटा हुआ कहा जा सकता है, और वहां रहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा कम है। वहां रहने वाले लगभग सभी लोग या तो कस्बे के बीचों बीच मौजूद गिने चुने कारोबारों में से किसी एक को चलाते हैं, या फिर पश्चिमी जंगलों में काम कर रही
लकड़ी काटने वाली कंपनी में नौकरी करते हैं। मैं उस छोटी सी मेंटेनेंस टीम में काम करता था जिसे कस्बे ने वहां की रोजमर्रा की चीजें ठीक करने और चलती रहने के लिए रखा हुआ था। बिजली की लाइन की देखभाल, मरम्मत का काम, प्लम्बिंग का काम, यानी ऐसे ही तरह तरह के छोटे बड़े काम। मैंने अपनी कार मेयर के दफ्तर के सामने बनी पार्किंग में खड़ी कर दी। रैम्स हेड इतना छोटा कस्बा है कि हर सरकारी विभाग के लिए अलग अलग इमारत की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए कस्बे के सभी सरकारी दफ्तर एक ही बिल्डिंग में हैं। रिसेप्शन डेस्क के पीछे बैठी महिला के पास से गुजरते हुए मैंने हल्का सा सर हिलाकर उसका अभिवादन किया। मैं कमरे के पीछे बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और बेसमेंट में उतर गया। मेंटेनेंस ऑफिस और पुराने रिकॉर्ड रखने का कमरा दोनों इसी बेसमेंट में थे। रिकॉर्ड रूम को नज़रअंदाज करते हुए मैंने मेंटेनेंस ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर टॉम नाम का आदमी अकेला मेज पर बैठा कुछ कागजी काम निपटा रहा था। पूरे कस्बे के लिए मेंटेनेंस विभाग में सिर्फ 3 लोग थे, टॉम, मैं और ब्रैंडी नाम की एक महिला। टॉम रात की शिफ्ट संभालता था और मैं दिन की, और ब्रैंडी फ्लोटर थी। जब हम दोनों में से किसी की छुट्टी होती थी या किसी काम में अतिरिक्त मदद की ज़रूरत पड़ती थी तब वही साथ देती थी। अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसे हम खुद ठीक ना कर सकें तो हम उसकी जानकारी मेयर को दे देते थे और फिर वो काउंटी से मदद मंगवाते थे। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर समय मैं अकेले ही काम करता था और मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद था। जब तक टॉम ने अपना फॉर्म पूरा किया तब तक हम दोनों यूं ही बातें करते रहे। उसने बताया कि रात भर कोई खास घटना नहीं हुई, बस कुछ दूर आगे बने एक थ्रिफ्ट शॉप के पीछे पानी की पाइप फट गई थी, लेकिन वो काम भी उसने अकेले ही संभाल लिया था। टॉम मुझसे उम्र में बड़ा था और उसने अपनी पूरी जिंदगी रैम्स हेड में ही बिताई थी। जब वो मुझे उस मरम्मत के काम के बारे में बता रहा था उसी दौरान मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसकी बात खत्म होते होते मैंने एक फैसला लिया। जहां तक हो सके बातों को धुंधला रखते हुए मैं उसे उस रात हुई घटना के बारे में बताने लगा। उम्मीद यही थी कि शायद वो बता सके कि मेरे कैबिन के बाहर आखिर क्या था, लेकिन मैंने कहानी को थोड़ा बदल दिया ताकि ऐसा लगे कि वो सब मैंने खुद नहीं देखा बल्कि किसी और से सुना है। मुझे सबसे आखिरी चीज़ ये चाहिए थी कि लोग मुझे पागल समझने लगें या उससे भी बुरा अपने सवाल पूछना शुरू कर दें। मेरी बात खत्म होने के बाद टॉम कुछ पल चुपचाप मुझे देखता रहा। फिर वो अपनी कुर्सी से उठा और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। फिर वो ऑफिस से बाहर निकलकर रिकॉर्ड रूम के दरवाजे तक गया। जेब से चाबी निकालकर उसने ताला खोला और अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो वहां रखे डब्बों में कुछ ढूंढने लगा। साथ ही उसने कहा कि जिस चीज के बारे में मेरे दोस्त ने मुझे बताया है उसी चीज की शिकायत रैम्स हेड के लोग कस्बे की शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। सालों के दौरान दर्जनों लोगों का सामना एक अजीब और बहुत खतरनाक माने जाने वाले जीव से हुआ था। उनमें से कई घटनाओं की रिपोर्ट स्थानीय अधिकारियों के पास दर्ज हुई थी और कुछ मामलों में तो हत्या की जांच तक शुरू करनी पड़ी, लेकिन उन रिपोर्टों से कभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसलिए अब वो सब इसी रिकॉर्ड रूम के एक डब्बे में बंद पड़ी थी। आखिरकार उसे भूरे और सफेद रंग का वही डब्बा मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने हल्का सा सर हिलाया और उस डब्बे को मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने उत्सुकता से वो डब्बा लिया और उसे घुमाकर उसके लेबल पर लिखा नाम पढ़ा, वेंडिगो। मैंने हैरानी से अपनी भौं उठाकर टॉम की तरफ देखा।
मुझे उस लेजेंड की धुंधली सी याद थी, कुछ ऐसा कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान का मांस खाता है वो एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। टॉम ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मजाक नहीं कर रहा। हालांकि उसने खुद उस जीव को कभी नहीं देखा, लेकिन उसके माता पिता को पूरा यकीन था कि वेंडिगो सच में मौजूद है। उनका कहना था कि जिस साल टॉम पैदा हुआ था उसी साल उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस इलाके के लगभग हर परिवार में से कम एक इंसान ऐसा जरूर था जिसका कभी न कभी उस जीव से सामना हुआ था। हम कुछ मिनट और बातें करते रहे। फिर उसने जम्हाई ली और कहा कि अब वो घर जा रहा है। मैं डब्बा हाथ में लिए उसके पीछे पीछे रिकॉर्ड रूम से बाहर निकल आया। उस दिन मेरे पास कोई ज़रूरी काम भी नहीं था और उसने मेरी जिज्ञासा पूरी तरह जगा दी थी। मैंने उसे बाय कहा और उसे सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल की तरफ जाते हुए देखता रहा। मैं वापस मेंटेनेंस ऑफिस में आया, मेज पर बैठा, डब्बे का ढक्कन हटाया और उसके अंदर रखी फाइलें निकालने लगा। गवाहों के कई बयान किसी पागल इंसान की बकवास जैसे लगते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें एक एक करके पढ़ता गया मुझे हर बयान में कुछ बातें एक जैसी दिखाई देने लगी। एक बहुत लंबा और बहुत दुबला पतला जीव जो आमतौर पर 2 पैरों पर चलता है, लेकिन उसके हाथ इतने लंबे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो चारों हाथ पैरों पर भी दौड़ सकता है। उसकी धूसर रंग की त्वचा हड्डियों से कसकर चिपकी हुई होती है और उसकी पसलियां साफ उभरी हुई दिखाई देती हैं। उसकी हल्की सी लंबी गर्दन और पूरी पीठ पर गहरे भूरे या काले रंग के बाल उगे होते हैं। उसका जबड़ा बिल्कुल भेड़िए जैसा लंबा होता है। उसके सर के ऊपरी हिस्से पर हड्डी जैसी एक उभरी हुई बनावट होती है जो किसी मुखौटे जैसी दिखती है और उसके कानों के ठीक ऊपर सींग जैसी शाखाएं निकली होती हैं। हर गवाह ने या तो मौत जैसी सड़ी हुई बदबू महसूस होने की बात कही थी या अचानक तापमान गिरने की, और कई लोगों ने दोनों चीजों का जिक्र किया था। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था। मेरे कैबिन तक आने वाली चीज यही तथाकथित वेंडिगो था। मैंने थककर अपना हाथ चेहरे पर फेरा। यह पहली बार नहीं था जब मेरा सामना किसी ऐसी चीज से हुआ हो जो सामान्य नहीं थी। ब्रोकन बैंड में जो कुछ मेरे साथ हुआ था उससे भी पहले मेरा सामना ऐसे कई जीवों से हो चुका था जिन्हें ज्यादातर लोग सिर्फ कहानियां या लोक कथाएं मानते हैं। उनमें से कुछ दोस्ताना स्वभाव के थे और ज्यादातर ने तो मुझे नजरअंदाज ही किया और अपने रास्ते चले गए। लेकिन 2 बार ऐसा भी हुआ जब भेड़िया बाहर था और किसी जीव ने सीधे मुझे चुनौती देने की गलती की, और जब तक उन्हें यह समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं तब तक उनका कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन ब्रोकन बैंड में सब कुछ अलग हुआ था। वहां मैंने धीरे से सर हिलाया। उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। कम से कम उस वक्त उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तय थी, इंसानी रूप में रहते हुए मेरा सामना पहले कभी वेंडिगो जैसे किसी जीव से नहीं हुआ था। भले ही मेरे अंदर का भेड़िया अब भी बाहर आ सकता हो, और जितनी नफरत मुझे ये मानने से है उतना ही मुझे इस बात पर गंभीर शक भी है। पिछली रात पूर्णिमा थी और अब अगली पूर्णिमा आने में लगभग 28 दिन बाकी थे। अगर उससे पहले वेंडिगो फिर से लौट आया और इस बार उसने कैबिन के अंदर आने का फैसला कर लिया तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। मैंने मेज पर रखा पुराना सा कंप्यूटर चालू किया और उस जीव के बारे में ज्यादा जानकारी ढूंढने के लिए इंटरनेट खोला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काम की जानकारी लगभग ना के बराबर मिली। ज्यादातर जगहों पर लिखा था कि वेंडिगो कोई साधारण राक्षस नहीं
बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। और वो आत्मा या तो नरभक्षण करने वाले इंसान के शरीर में प्रवेश करती है, या फिर किसी वेंडिगो के काटने या उसके पंजों से लगी खरोंच के जरिए भी फैल सकती है। बेशक इस सब पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, आखिर ये इंटरनेट ही तो है। ऊपर से असली जानकारी और काल्पनिक कहानियां इतने सालों से एक दूसरे में घुल मिल चुकी थीं कि अब दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। वो दिन बहुत धीरे धीरे बीता। पिछली रात की वजह से मैं सामान्य दिनों से भी ज्यादा थका हुआ था। ऊपर से आज कोई खास काम भी नहीं था, इसलिए मेरा ध्यान किसी चीज पर टिक नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर घंटा घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा हो। कई बार मुझे खुद को मेज पर बैठे बैठे सो जाने से रोकना पड़ा था, लेकिन चौथी बार जब मेरी आंखें फिर से झुकने लगीं तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वैसे भी उस हिस्से में मेंटेनेंस स्टाफ के अलावा कोई नहीं आता। बाकी सभी लोग या तो फोन करते थे या ईमेल भेजते थे। ऑफिस का दरवाजा खुलने की आवाज से मेरी नींद टूट गई। मैं फौरन सीधा बैठ गया और आंखों की नींद झटकने के लिए कई बार पलकें झपकने लगा। टॉम मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोलने लगा कि अब वो अपनी शिफ्ट लेने आया है। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। शाम के 6 बजे से थोड़ा ऊपर हो चुका था। मैं 5 घंटे से भी ज्यादा देर तक सोता रहा था। कार की तरफ जाने के बजाय मैं सड़क पर बने एक छोटे से डाइनर की तरफ चल पड़ा। उम्मीद से ज्यादा लंबी नींद लेने के बाद अब मैं पहले से थोड़ा तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन इतनी देर सोया रहा कि दोपहर का खाना छूट गया। रेस्टोरेंट लगभग खाली था। मैंने अपना मीट लोफ सैंडविच पैक करवाया और 10 मिनट से भी कम समय में वापस सड़क पर आ गया। सूरज अब क्षितिज के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। आसमान गहरे नीले और बैंगनी रंगों से भर गया था। मैं आराम आराम से अपनी कार की तरफ चलने लगा। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन सुकून देने वाली थी। पूरे दिन बिना खिड़कियों वाले ऑफिस में बंद रहने के बाद खुली हवा में सांस लेना किसी राहत से कम नहीं लग रहा था। ब्रोकन बैंड के बाद मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक चीज नहीं बदली। मुझे आज भी 4 दीवारों के अंदर रहने से ज्यादा बाहर रहना पसंद था। अपनी कार से करीब 12 गज पहले मैं अचानक रुक गया। सड़क के दूसरी तरफ पेड़ों की कतार के ठीक बाहर एक आकृति खड़ी थी। वो बहुत लंबी और बहुत दुबली थी और बिल्कुल बिना हिले डुले वहीं खड़ी थी। इतनी दूरी से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी। मुझे जरा भी शक नहीं था कि वो वही वेंडिगो था जो पिछली रात मेरे कैबिन तक आया था। जब मैं भेड़िया हुआ करता था तब मैं भी लोगों का पीछा बिल्कुल इसी तरह करता था जैसे इस वक्त वो मेरा कर रहा था। उसने हल्का सा अपना सर तिरछा किया और मुझे उसके सर के दोनों तरफ निकले नुकीले काले सींग साफ दिखाई देने लगे। उसकी नफरत मुझे ऐसे महसूस हो रही थी जैसे वो उसके पूरे शरीर से बाहर बह रही हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ नफरत नहीं थी। मुझे लगता है वो मेरे बारे में जानना भी चाहता था। अचानक मेरे अंदर कुछ हलचल होने लगी और मेरे हाथ से खाने वाला बैग नीचे गिर गया। वो एक ऐसा एहसास था जैसा मैंने बरसों में महसूस ही नहीं किया था। मेरे अंदर दबा हुआ भेड़िया, उसने वेंडिगो की मौजूदगी महसूस कर ली थी और वो उसकी तरफ प्रतिक्रिया दे रहा था। क्या ये सच हो सकता था? क्या वेंडिगो ही वो चाबी हो सकता था जो मुझे फिर से वही बना दे जो मैं कभी हुआ करता था? लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर का भेड़िया फिर से खामोश हो गया और मैं एक बार फिर
उसी खालीपन के साथ रह गया। उस जीव में भेड़िए को लेकर जितनी दिलचस्पी थी, वो उसे दोबारा बाहर निकालने के लिए काफी नहीं थी। वेंडिगो कुछ और पल तक मुझे घूरता रहा और फिर झाड़ियों के बीच वापस गायब हो गया। मुझे पता था उससे मेरी मुलाकात बहुत जल्द फिर से होने वाली है। उसका ये संदेश मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था। मैं करीब 1 मिनट तक जंगल की तरफ देखता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो सचमुच जा चुका है, तब मैंने सड़क से अपने खाने का बैग उठाया और कार में बैठ गया। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक गहरी सांस ली। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वेंडिगो को मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों है। हो सकता है उसने मेरे अंदर दबे हुए भेड़िए को महसूस कर लिया हो और उसे अपना कोई प्रतिद्वंदी समझ रहा हो, या शायद उसे मेरा चेहरा ही पसंद नहीं था। सच क्या है, ये जानने का कोई तरीका नहीं था। मैंने सर झटक कर अपने विचारों को हटाया और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन एक बात पूरी तरह तय थी। किसी भी वजह से सही, लेकिन वो मुझसे बहुत गहरी नफरत करता था। इसका मतलब साफ था, जब तक मैं इस समस्या का सामना नहीं करूंगा, तब तक मैं सुरक्षित नहीं था। समझदारी इसी में है कि मैं वहां से भाग जाऊं, कैबिन पर जाऊं, अपना सामान समेटूं, उसे कार में डालूं और रैम्सहेड से जितना दूर हो सके चला जाऊं। वैसे भी मेरा उस कस्बे से कोई गहरा रिश्ता नहीं था और टॉम की दिखाई हुई रिपोर्टों से तो यही लगता था कि वेंडिगो का रिश्ता इस जगह से मुझसे कहीं ज्यादा पुराना है। ये सब बिल्कुल ब्रोकन बैंड जैसा ही होगा। मैं उसके इलाके से बाहर निकल जाऊंगा और सुरक्षित रहूंगा। शर्म और गुस्से के मिले जुले एहसास ने मेरे चेहरे को गर्म कर दिया। हाँ, यह बिल्कुल ब्रोकन बैंड जैसा ही होगा। वहां भी मैं दुम दबाकर डांट खाए हुए कुत्ते की तरह भाग गया था और उसका नतीजा क्या निकला। मोंटाना के बीचों बीच बसे इस छोटे से कस्बे तक, जहां मैं कभी शिकार का देवता हुआ करता था, लेकिन आज बस एक मामूली हैंडीमैन बनकर रह गया था। मुझे उस दिन भागना नहीं चाहिए था। मुझे वहीं डटकर उसका सामना करना चाहिए था। या तो मैं उस प्राचीन और भयानक दुश्मन को हराकर जीत जाता, या फिर उससे लड़ते लड़ते मर जाता। इन दोनों में से कोई भी अंजाम मेरी इस जिंदगी से कहीं बेहतर होता। बस बहुत हो गया। मैं यहां से नहीं भागूंगा। अगर मुझे ये लड़ाई अकेले लड़नी है तो ठीक है। हालांकि कहना जितना आसान था, करना उतना बिल्कुल नहीं। कैबिन पहुंचते ही मैं कार से उतरा और बिना देर किए अंदर चला गया। मुझे नहीं पता था कि वेंडिगो उस रात फिर से आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो मेरे पास तैयारी के लिए कितना समय है, यह भी नहीं जानता था। मेरे पास जितना भी समय था, उसी में जितनी तैयारी कर सकता था मैंने की। वैसे भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने सबसे पहले यह पक्का किया कि दरवाजे और सभी खिड़कियां अच्छी तरह बंद हैं। फिर मैंने पूरे कैबिन में अलग अलग जगहों पर चाकू और दूसरी नुकीली चीजें रख दी, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई ना कोई हथियार हमेशा हाथ के पास रहे। मैंने अपनी बेल्ट पर होल्स्टर भी लगा लिया और बंदूक उसमें रख ली। हो सकता था कि इन सब खास तैयारियों से कोई खास फर्क ना पड़े, लेकिन जितनी भी मदद मिले कम थी। वेंडिगो के बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं यही सोचने लगा कि अगर मैं खुद भेड़िए के रूप में होता तो कौन सी चीज मुझे थोड़ा भी धीमा कर सकती थी। ऐसी चीजें वैसे भी बहुत कम थी, और जो काम आ सकती थीं उनमें से ज्यादातर इस वक्त मेरे पास मौजूद भी नहीं थी। आखिरकार मैंने फायरप्लेस के पास रखा भारी लोहे का पोकर उठा लिया
जो कुछ मेरे पास था मुझे उसी से काम चलाना होगा। मैंने पूरे कैबिन की लाइटें बंद कर दी और अपना खाना खाने के लिए सोफे पर बैठ गया। मुझे पता था कि अंधेरे में छिपना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन कम से कम लाइटें बंद रहने से बाहर खड़े वेंडिगो के लिए मेरी हरकतें देखना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। कम से कम मेरा यही मानना था। मैं अपना खाना खत्म करने ही वाला था कि तभी बाहर से एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत हल्की थी। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद वो सिर्फ मेरा वहम था, लेकिन तभी किसी सूखी टहनी के टूटने की साफ आवाज आई। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, लोहे का पोकर सोफे पर छोड़ दिया और हॉल्स्टर से अपनी बंदूक निकाल ली। तभी मुझे दिखा कि मेरी सांसें हवा में धुएं की तरह दिखाई दे रही थी। कैबिन का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा था। वो आ चुका था, लेकिन इस बार वो कैबिन के चारों तरफ नहीं घूम रहा था। उसके कदमों की आवाज सीधे सामने वाले दरवाजे की तरफ पड़ रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं भागकर दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार तक गया और वहां की खिड़की खोल दी। वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वेंडिगो उसमें से अंदर आ सके, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे भागने के रास्ते की तरह इस्तेमाल कर सकता था। कदमों की आवाज दरवाजे के बाहर आकर रुक गई और कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छा गया। मैं बंदूक का निशाना दरवाजे पर टिकाकर इंतजार करने लगा। अचानक लकड़ी के घिसने और चटकने की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। वो जीव अपने लंबे पंजे दरवाजे पर रगड़ रहा था। या तो वो दरवाजे की मजबूती परख रहा था या फिर मेरे साथ खेल खेल रहा था। मुझे पता था कि देर सवेर वो इसी दरवाजे से अंदर आएगा और वही पल होगा जब उसे चोट पहुंचाने का मेरे पास सबसे अच्छा मौका होगा। जैसे ही वो अंदर कदम रखेगा, मैं बंदूक से जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है बहुत ही थोड़ा सा मौका हो कि उसके पूरी तरह अंदर आने से पहले ही मैं उसे मार गिराऊं, लेकिन मुझे खुद इस बात पर भरोसा नहीं था। हकीकत में मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि उसे इतनी चोट पहुंचा दूं कि वो थोड़ा धीमा पड़ जाए, या फिर अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो डर कर भाग जाए। दरवाजे के दूसरी तरफ से उसकी भारी सांसों की आवाज आई और मुझे कस्बे में उसकी वो निगाह याद आ गई जिससे वो मुझे घूर रहा था। वो ऐसा जीव नहीं था जिसे बंदूक दिखाकर डराया जा सके। तभी अचानक बाहर से कोई भारी चीज दरवाजे से टकराई और पूरा दरवाजा अपने कब्जों पर जोर से हिल उठा। ऐसा लग रहा था कि अब वेंडिगो सचमुच हमला करने वाला था। दूसरे ही जोरदार वार में दरवाजे का ताला टूट गया और दरवाजा झूलता हुआ अंदर की तरफ खुल गया। रात के अंधेरे में अपने शरीर का ज्यादातर हिस्सा परछाइयों में छिपाए वेंडिगो मेरे सामने खड़ा था। कुछ समय के लिए मैं वहीं जड़ हो गया। मैं उसे पहले दूर से देख चुका था, उसकी रिपोर्ट्स भी पढ़ चुका था, लेकिन फिर भी जो इस वक्त मेरी आंखों के सामने था उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चित्रकार ने किसी दानव की तस्वीर बनाई हो और वो तस्वीर अचानक जिंदा होकर मेरे सामने खड़ी हो गई हो। उसके हड्डियों से ढके थूतन जैसे मुंह और नाक से भाप के गुब्बार निकल रहे थे। उसकी आंखें खोपड़ी के अंदर बहुत गहराई में धसी हुई थी, जिससे वो काले गोलों जैसी दिखाई देती थी। उसके सर के दोनों तरफ लगभग 3 फीट लंबे सींग निकले हुए थे। उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थी और उनके सिरे मोटे नुकीले खूंटों जैसे दिखते थे। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर लंबे नुकीले दांत दिखाई दिए, जिनके चारों तरफ उस तरह जैसी धार वाले
दूसरे दांत लगे हुए थे। उनका रंग भी उसके चेहरे पर चढ़ी हड्डियों जैसा लाल भूरा था और इतने लंबे दांत मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे ही वो झुककर कैबिन के अंदर घुसने लगा, मेरी जड़ता टूट गई और मैंने तुरंत गोली चलाना शुरू कर दिया। मैं ट्रिगर दबाता रहा, बार बार, जब तक बंदूक खाली होकर सिर्फ क्लिक की आवाज नहीं करने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि हर गोली वेंडिगो को लगी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे उसका एहसास तक नहीं हुआ। मैंने बंदूक नीचे गिरा दी और लोहे का पोकर उठा लिया। तापमान गिरने की वजह से लोहे का पोकर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उसे पकड़ते ही मेरे हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन मैंने उस दर्द को नजरअंदाज किया और दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। अब वेंडिगो पूरी तरह कैबिन के अंदर आ चुका था। उसने अपने कंकाल जैसे शरीर को किसी तरह दरवाजे से निकाल लिया था। उसकी रीढ़ टेढ़ी होने की वजह से वो पूरी तरह सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी उसकी लंबाई 8 फीट से कहीं ज्यादा थी। वो मेरी तरफ बढ़ा और उसके गले से ऐसी आवाज निकली जिसमें कुत्ते की गुर्राहट और लकड़बग्घे की डरावनी हंसी दोनों एक साथ मिल गई हों। उसने अपनी लाश जैसी सूखी बाह मेरी तरफ बढ़ाई और मैंने पूरी ताकत से लोहे का पोकर उस पर दे मारा। लोहे के पोकर ने उसके मांस और हड्डियों से टकराकर जोर की आवाज की और झटके से मेरे हाथों से लगभग छूट ही गया। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी ईंट की दीवार पर वार किया हो। वेंडिगो गुस्से से गुर्राया और उसने पोकर को पकड़ लिया। एक ही झटके में उसने उसे मेरे हाथों से छीन लिया और रसोई की तरफ फेंक दिया। मुझे पास ही रखा एक चाकू नजर आया और मैंने तुरंत उसे उठा लिया और पूरी ताकत से वेंडिगो के खुले सीने में घोंप दिया। चाकू उसकी मोटी पसलियों से बचकर अंदर तो गया, लेकिन मेरे पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसकी नोक 1/4 इंच से भी कम अंदर धंस पाई। वेंडिगो गुस्से से गुर्राया और फिर झटके से अपना सर आगे बढ़ाकर मेरे कंधे में दांत गड़ा दिए। उसके दांत मेरी चमड़ी और मांसपेशियों को ऐसे चीरते हुए निकल गए जैसे वो हो ही नहीं। फिर उसने अपना सर ऊपर खींचा और उसके साथ मेरे मांस के बड़े बड़े टुकड़े भी उखड़कर बाहर निकल आए। उस एक झटके से मैं जमीन पर जा गिरा और जब वो मेरे शरीर से उखड़े मांस को चबाने लगा, तब मैं घबराकर पीछे की तरफ रेंगने लगा। उसके मुंह के दोनों किनारों से खून की पतली धारें बह रही थी। उस छोटे से पल के लिए उसका ध्यान मुझ पर नहीं था। मैंने किसी तरह दोबारा खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेरा कंधा दर्द से चीख उठा। अब मुझे साफ समझ आ गया था, यह लड़ाई मैं नहीं जीत सकता। उसका उल्टा सोचना सिर्फ मेरा घमंड था। मुझे वहां से निकलना होगा और किसी तरह मदद ढूंढनी होगी। मैं किसी तरह खुली हुई खिड़की तक पहुंचा और उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा घायल हाथ जवाब दे गया और मेरा चेहरा खिड़की की लकड़ी की चौखट से जोर से टकरा गया। मेरे मुंह में खून का धातु जैसा स्वाद भर गया। मैंने एक बार फिर कोशिश की और इस बार किसी तरह अपना शरीर खिड़की के बाहर निकाल लिया। जैसे ही मेरे पैर खिड़की से बाहर निकले, वेंडिगो गुस्से से चीख उठा। उसकी लंबी बाह खिड़की से बाहर मेरी तरफ झपटी, लेकिन मैं जमी हुई जमीन पर बिल्कुल चिपक कर लेट गया और उसका हाथ मेरे ऊपर से निकल गया। मैं कैबिन के अंदर जोर जोर की आवाजें सुन सकता था, क्योंकि वो मुड़कर फिर से दरवाजे की तरफ जा रहा था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं यहां से बचकर निकल नहीं सकता, कम से कम इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। मेरी कार कैबिन के सामने खड़ी थी और वेंडिगो भी उसी तरफ जा रहा था।
अगर किसी तरह मैं कार तक पहुंच भी गया तो उसके स्टार्ट होने से पहले ही वो मुझ तक पहुंच जाएगा, और जंगल में छिपना भी कोई विकल्प नहीं था। पेड़ों तक पहुंचने से पहले ही वो कैबिन का चक्कर लगाकर मेरे सामने आ जाएगा। अब मेरे बचने की बस एक ही उम्मीद थी, किसी तरह वेंडिगो को इतना उलझा दूं कि वो कोई गलती कर बैठे और मुझे भागने का एक मौका मिल जाए। मैं कैबिन की दीवार का सहारा लेकर किसी तरह दोबारा खड़ा हुआ, फिर उसी खिड़की से वापस अंदर घुसकर लिविंग रूम में पहुंच गया। अंदर आते ही मैं भागकर फायरप्लेस की दूसरी तरफ चला गया और अपनी पीठ उससे सटा ली ताकि वो मुझे खिड़की से ना देख सके। मैं सांस रोके सुनता रहा। बाहर वेंडिगो खुली खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और इंतजार करता रहा। उसके कदम रुक गए। फिर मैंने उसकी झुंझलाहट भरी गुर्राहट सुनी, क्योंकि जहां उसे लगा था कि मैं मिलूंगा, मैं वहां नहीं था। उसके पंजे कैबिन की दीवार पर घिसटने लगे और मेरा पूरा शरीर तन गया। मेरा प्लान नाकाम हो गया था। उसे समझ आ गया था कि मैं वापस अंदर आ चुका हूं। लेकिन तभी मेरे विचार टूट गए, क्योंकि वेंडिगो फिर से चलने लगा। लेकिन इस बार वो कैबिन के सामने नहीं आया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, क्योंकि वो जंगल की तरफ बढ़ रहा था। शायद उसे यही लगा कि मैं भागकर जंगल की तरफ चला गया हूं, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहता था। मैं फायरप्लेस का सहारा लेकर खड़ा हुआ। मेरी सांसें तेज चल रही थी और मुझे अपने कंधे से बहते गर्म खून का एहसास साफ हो रहा था। वेंडिगो के दांत हड्डी तक पहुंच गए थे और वो मेरे शरीर का अच्छा खासा मांस नोच कर ले गया था। मेरा पूरा हाथ ऐसे जल रहा था जैसे उसमें आग लगी हो। हर सांस के साथ मेरी नजर के किनारे धीरे धीरे काले पड़ने लगे। मेरा सर घूम रहा था और मुझे लगने लगा था कि मैं किसी भी पल बेहोश हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। अभी के लिए वेंडिगो चला गया था, लेकिन वो किसी भी पल लौट सकता था। मुझे होश में रहना होगा और किसी तरह कार तक पहुंचना होगा। लेकिन मेरी आंखों के सामने छाया अंधेरा लगातार फैलता जा रहा था और हर बीतते पल के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपने ही शरीर से रिश्ता टूटता जा रहा हो। मुझे तो ये भी मुश्किल से महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर बदलना शुरू हो चुका था। वो बदलाव बहुत तेज था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसे पहले होता था, जब मेरे अंदर का भेड़िया बहुत दर्दनाक और धीमे तरीके से बाहर आता था। मेरे हाथ पैर लंबे होने लगे, त्वचा उन पर कसने लगी, लेकिन इस बार जरा भी दर्द नहीं हुआ। यहां तक कि जब मेरा चेहरा लंबा थूथन बनने लगा और मेरी खोपड़ी की हड्डियां सर को चीरते हुए बाहर निकलकर मांस के ऊपर फैलने लगी, तब भी मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। मुझे सिर्फ एक चीज महसूस हो रही थी, और वो थी भयानक भूख। इतनी भयानक भूख जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। सब कुछ निगल जाने की चाह बाकी हर एहसास पर भारी पड़ रही थी। मैंने आज ही पढ़ा था कि कुछ कथाओं के मुताबिक वेंडिगो का श्राप या उसकी आत्मा या जो भी वो है, किसी को काटने या पंजों से खुरचने पर दूसरे इंसान में भी फैल सकती है। लेकिन भूख की वो जलन मेरे दिमाग से बाकी सारे विचार मिटा रही थी। मुझे तो ये भी ठीक से एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे सींग पूरी तरह उग चुके थे या मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मुझे कुछ भी खाना था। मुझे अपने अंदर की उस अंतहीन भूख को भरना था, और तभी भूख गायब हो गई।
एक सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से के लिए इतना कम कि मैं मुश्किल से समझ पाऊं कि क्या हो रहा है, मैं और वेंडिगो एक हो गए। मैं उसकी आंखों से देखने लगा, जैसे वो बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रहा हो। उसी पल मुझे उसकी फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसने मुझे संक्रमित कर दिया था और जो अब मेरे शरीर को अपने हिसाब से चला रहा था। मेरे कानों में तेज हवा जैसी आवाज गूंजने लगी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैं बिना किसी रोशनी वाली एक खाली जगह में गिरता चला जा रहा था। मैं लगातार और नीचे एक गहरे गड्ढे में गिरता जा रहा था। वो गिरना इतना लंबा चला कि मुझे लगने लगा कि शायद मैं हमेशा के लिए यूं ही गिरता रहूंगा। और फिर मैं नीचे पहुंच गया, लेकिन गिरने से यहां पहुंचने तक का कोई एहसास नहीं हुआ। ना मैं जमीन से टकराया, ना मेरी रफ्तार धीरे धीरे रुकी। मैं बस गिर रहा था और अब मैं खड़ा था। वो जगह हड्डियां जमा देने जितनी ठंडी थी। मैंने खुद को गर्म रखने के लिए अपनी बाहें अपने चारों तरफ लपेट ली, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उस अंधेरी और बर्फ जैसी ठंडी जगह में मेरा पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। मुझे नहीं पता मैं कहाँ था। हो सकता है मैं अपने ही दिमाग की किसी गहराई में था, या शायद मुझे वेंडिगो की आत्मा के भीतर खींच लिया गया था। लेकिन क्या अब इससे कोई फर्क भी पड़ता था? उधर कहीं वो आत्मा मेरे शरीर पर कब्जा कर चुकी थी और उससे क्या करवा रही थी कौन जाने। नहीं, ये बात तो मैं जानता हूं। मुझे पता था वो क्या कर रही थी। वो अपनी कभी न मिटने वाली भूख को शांत करने के लिए जो भी कर सकती थी कर रही थी। और तभी वहां पहले से भी ज्यादा ठंड हो गई। अब वो जगह सिर्फ ठंडी ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर की सारी गर्मी खींचकर बाहर निकाल रहा हो। मेरा शरीर तो पहले ही मुझसे छिन चुका था और अब ये जगह किसी तरह मुझे उससे भी ज्यादा दूर ले जा रही थी। जब मैं और मेरे अंदर का भेड़िया एक हो जाते थे, तब हम दोनों उसी का हिस्सा होते थे। हर मायने में हम दोनों एक ही अस्तित्व थे, लेकिन वेंडिगो ने मेरे अंदर घुसकर मुझे ही कैद कर दिया था। उसने मेरे अस्तित्व को अपवित्र कर दिया था। मैं और भेड़िया एक दूसरे के सहारे जीते थे, लेकिन वो जीव एक परजीवी था। मैंने दांत भींच लिए क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा था। वो वेंडिगो की आत्मा बिना बुलाए मेरे शरीर में घुस आई और मुझे किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगी। इतना ही नहीं, वो लगातार मेरे अंदर बची हुई हर चीज को भी चूसती जा रही थी। उसने मुझे सिर्फ इसलिए चुना ताकि मुझसे सब कुछ छीन सके, और ऐसा करते हुए मुझे इस बर्फ जैसी ठंडी जेल में हमेशा के लिए बंद कर दे। लेकिन उसने एक बात का हिसाब नहीं लगाया था, मैं कभी अकेला नहीं होता। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। मैंने अंधेरे में आवाज लगाई, लेकिन मेरी आवाज अजीब तरह से सपाट सुनाई दी, क्योंकि वहां गूंजने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई जवाब नहीं आया। वैसे मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। तुम जानते हो ये चीज मेरे साथ क्या कर रही है? वो हमारे साथ क्या कर रही है? क्या हम सचमुच इसे यूं ही होने देंगे? फिर वही खामोशी छाई रही। मैं तिरस्कार से हंस दिया। हाँ, तुम सच में ऐसा ही करने वाले हो। बस चुपचाप बैठे रहोगे और इसे हमें पूरी तरह खोखला करने दोगे, जब तक हमारे अंदर कुछ भी बाकी ना बचे। अब भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अंधेरे में कुछ हलचल हुई थी। ये सब ब्रोकन बैंड में जो हुआ था उसी की वजह से है ना? जानते हो, वहां जो हमारे साथ हुआ था उससे मुझे भी शर्म आई थी।
बल्कि यूं कहूं, मैं अपमानित महसूस कर रहा था। पहली बार हमारी मुलाकात किसी ऐसी चीज से हुई थी जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर थी, और हम दोनों डरपोकों की तरह भाग खड़े हुए। वो बहुत शर्मनाक था, लेकिन शायद तुम्हारे लिए वो और भी बुरा था, क्योंकि तुमने तो उस चीज को तुम्हें पूरी तरह बेबस बनाने दिया। दूर कहीं से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। अच्छा, तो ये बात चुभ गई? सच सुनकर दर्द हुआ? मेरी बाईं तरफ कहीं से गले की गहराई से निकलती हुई डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। तापमान फिर से तेजी से गिरने लगा, लेकिन मैं ठंड की परवाह किए बिना उसी दिशा में मुड़ गया। हम दोनों साथ थे तो अजय थे, मैंने उसे उकसाते हुए कहा। हम दोनों एक परफेक्ट किलिंग मशीन थे। हमने कितने लोगों को मारा था? सैकड़ों या हजारों? एक समय तो ऐसा आ गया था जब मैंने गिनती रखना ही छोड़ दिया था। फिर बस एक बुरा दिन आया। किसी ऐसी चीज ने हमें चोट पहुंचा दी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और तुम कायर बन गए। भेड़िया गुस्से से दहाड़ उठा। अंधेरे में दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो सीधे मुझ पर टिक गईं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वो लाल रोशनियां मेरे करीब आती गईं। मैं उस नजर को पहचानता था। उसे मैंने अनगिनत बार आईने में देखा था। वो हत्या करने की इच्छा थी। ब्रोकन बैंड के बाद से ये सब कहाँ था? मैंने गरज कर पूछा। मेरा अपना गुस्सा भी अब बेकाबू होने लगा था। तुम कहाँ थे? क्योंकि सच तो ये है, मैंने हमारा साथ नहीं छोड़ा था, तुमने छोड़ा था। भेड़िया अचानक रुक गया और उसकी आंखें फैल गईं। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने इतने सालों तक तुम्हारे लिए क्या क्या किया। मैंने तुम्हारे लिए लोगों को मारा, बार बार मारा, सिर्फ इसलिए कि तुम ताकतवर बने रहो और महीने में एक बार बाहर आने का फैसला करो। और ये सब मैंने मुस्कुराते हुए किया, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि हम दोनों एक ही टीम हैं। लेकिन आखिर में तुमने मुझे ही छोड़ दिया। वो जानवर बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। मेरा खून खौलने लगा और मैंने इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। इतनी ठंड के बावजूद मेरे चेहरे से पसीना टपक रहा था। जानते हो क्या? ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे अपने अलावा किसी की जरूरत नहीं। तुम यहीं पड़े रहो, इस अंधेरे में छिपकर कांपते रहो। मैंने चलना बंद कर दिया और सामने देखने लगा। और तुम? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें देख सकता हूं। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपने सामने खड़ी उस परछाई का गला पकड़ लिया। मुझे नहीं पता मैंने अंधेरे में खड़ी उस काली आकृति को कब देखा, या शायद वो शुरू से वहीं थी और मुझे अब जाकर एहसास हुआ था। लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर जानता था, मैं जिस चीज का गला दबा रहा था वो वही आत्मा थी जिसने मेरे शरीर पर कब्जा किया हुआ था। उस जगह, जो भी वो जगह थी, उस आत्मा का भी एक वास्तविक शरीर था, बिल्कुल मेरी और भेड़िए की तरह। वो आत्मा मेरी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कमजोर थी और मेरा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरे दिमाग का एक हिस्सा समझ रहा था कि असल में ये वेंडिगो के प्रभाव के खिलाफ मानसिक लड़ाई थी, लेकिन मुझे वो पूरी तरह सच लग रही थी और मैं उसी एहसास के साथ लड़े जा रहा था। वो एहसास अविश्वसनीय था। महीनों बाद मुझे किसी चीज में आनंद महसूस हो रहा था और किसी शिकार को मारना कभी इतना पर्सनल नहीं लगा था। मैं हंस रहा था। मैं एक अंतहीन अंधेरे गड्ढे में कैद था और फिर भी मैं हंस रहा था।
और वो एहसास कमाल का था। तुमने मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश की, मैंने फुसफुसा कर कहा, क्योंकि उस आत्मा ने अब धीरे धीरे तड़पना बंद कर दिया था। अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मैं ले लूंगा। फिर वही तेज हवा जैसी आवाज मेरे कानों में गूंजी और अगले ही पल मैं वापस कैबिन के अंदर था। चारों तरफ के सारे रंग फीके लग रहे थे और किसी वजह से मेरी नजर का कोण भी बदला हुआ महसूस हो रहा था। मैंने अपने हाथ उठाकर देखा। वो लंबे और बहुत पतले थे। उनकी त्वचा हड्डियों से कसकर चिपकी हुई थी और राख जैसी धूसर दिखाई दे रही थी। मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने अपने अंदर के वेंडिगो पर नियंत्रण पा लिया था। कुछ पल बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मैं उसकी भयानक भूख के वश में नहीं था। शायद सब कुछ निगल जाने की वो असीम भूख उसी आत्मा के साथ खत्म हो गई थी। लेकिन एक और बात थी, वो कोई एहसास नहीं बल्कि एक निश्चित ज्ञान था, जैसे कोई इंस्टिंक्ट हो। मुझे पूरा यकीन था कि मैं जब चाहूं फिर से इंसान बन सकता हूं। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक दर्दनाक झटके के साथ मेरा शरीर सिकुड़कर फिर से इंसानी रूप में लौट आया। इसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा था जैसे किसी कसी हुई मांसपेशी को ढीला छोड़ देना। और जैसे ही मैंने उस अदृश्य मांसपेशी पर जोर डाला, वेंडिगो फिर से बाहर आ गया। अब मैं अकेला नहीं था। मैंने ऊपर देखा और पाया कि जिसने मुझ पर हमला किया था वो वेंडिगो अब भी दरवाजे पर खड़ा था। वो मुझे घूर रहा था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसके गले की गहराई से धीमी गुर्राहट निकल रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अपने उस कंधे की तरफ इशारा किया जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। क्यों ना एक बार फिर से कोशिश करें, मैंने इतना कहा और फिर अपने अंदर वाले वेंडिगो को एक बार फिर बाहर आने दिया। मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। मैं सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ा और पूरी ताकत से उससे टकरा गया। हम दोनों कैबिन के बाहर अंधेरी रात में जा गिरे। मैंने अपनी लंबी बाहें उसके चारों तरफ लपेटी और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। जब मेरे अंदर का भेड़िया बाहर आता था तब भी मैं शारीरिक रूप से इतना ताकतवर कभी नहीं था। मैंने वेंडिगो को ऐसे उठाकर पास के एक पेड़ पर दे मारा जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। एक जोरदार धमाके के साथ पेड़ का तना बीच से टूट गया और उसका ऊपरी हिस्सा सीधे उस जीव के ऊपर आ गिरा। लेकिन वेंडिगो ने टूटे हुए तने और डालियों को एक तरफ फेंक दिया और फिर से खड़ा हो गया। उसे जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। लगता था हमारे शरीर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत भी थे। लेकिन जल्दी ही मुझे इस रूप की एक कमी भी समझ आ गई। मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उतना तेज और फुर्तीला नहीं था जितना भेड़िया बनने पर होता था। उसके तैयार होने से पहले मैं उसके पास नहीं पहुंच पाया। वो झपट कर मेरी तरफ आया, मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया और फिर मेरी पीठ पर पूरी ताकत से पैर दे मारा। दूसरी बार ऐसा करने से पहले मैं किसी तरह लुढ़क कर हट गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। उसे अपनी ताकत और अपने विशाल शरीर का इस्तेमाल मुझसे कहीं बेहतर तरीके से करना आता था। मैं इस लड़ाई में कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास लेकर उतर आया था और तभी मुझे अपनी एक और बड़ी कमजोरी समझ आई। उस वेंडिगो ने गले की गहराई से एक खोखली सी डरावनी चीख निकाली और अपना मुंह पूरी तरह खोलकर मेरी तरफ झपटा। वो पूरे पागलपन के साथ हमला कर रहा था। उसकी भूख ही उसे बेकाबू होकर आगे बढ़ा रही थी। वो एक जंगली शिकारी था। मैं उसके उस पागलपन भरे आक्रामक हमले की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं
उससे ज्यादा समझदारी जरूर दिखा सकता था। मैं एक कदम बगल में हटा और उसकी अपनी रफ्तार उसे मेरे आगे निकाल ले गई। उसी पल मैंने अपने पंजे उसकी बाईं आंख के गड्ढे में गड़ा दिए। वो दर्द से चीखा और पीछे हट गया। वो गुर्राते हुए पीछे हटता रहा। मैं उसकी आंख पूरी तरह फोड़ नहीं पाया, लेकिन वहां से बहता खून उसकी नजर धुंधली कर रहा था। इस वक्त मुझे जो भी छोटा सा फायदा मिल सकता था, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो चारों हाथ पैरों पर झुका और फिर से मेरी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन इस बार मैं रास्ते से नहीं हट पाया। आखिरी पल में उसने अपना शरीर मोड़ा और मेरे दाहिनी बाजू को अपने जबड़े में दबोच लिया। साथ ही उसके पंजे मेरी बगल में गहराई तक धंस गए। घावों से खून बहने लगा। मैं उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उसे हिला तक नहीं पाया। उसके दांत और पंजे मेरे शरीर में और गहराई तक धंसते चले गए। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वेंडिगो अपने आप को विजेता समझने लगा था। बस कुछ ही पल और फिर वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा, और ये बात हम दोनों जानते थे। लेकिन मैं इस लड़ाई का अंत ऐसे नहीं होने दूंगा। मैंने तुरंत एक तरकीब सोची। अपनी बाहें उसके नीचे ले जाकर उसे जमीन से ऊपर उठा लिया, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसने अपने दांत और कस कर गड़ा दिए, क्योंकि वो मुझे खत्म करना चाहता था। मैं उसे आधा उठाकर आधा घसीटते हुए उस टूटे हुए पेड़ की तरफ ले जाने लगा। मेरे पास बस एक ही मौका था। अगर मैं चूक गया या उसे समझ आ गया कि मैं क्या करने वाला हूं, तो मेरी मौत तय थी। पेड़ तक पहुंचने से पहले ही मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। वेंडिगो का भारी शरीर और मेरे शरीर से बहता खून दोनों मिलकर मुझे कमजोर करते जा रहे थे, लेकिन मैंने अपने सर को झटका और आगे बढ़ता रहा। अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। आखिरकार मैं टूटे हुए पेड़ के ठूंठ तक पहुंच गया। अचानक वेंडिगो को समझ आ गया कि मैं क्या करने वाला था। वो मुझे छोड़कर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर मैंने उसे सर के ऊपर उठाया और पूरी ताकत से उस नुकीले टूटे हुए ठूंठ पर उसे पटक दिया। लकड़ी का नुकीला हिस्सा उसके शरीर के आर पार चला गया और पेड़ के कई टूटे हुए टुकड़े उसकी दूसरी तरफ से बाहर निकल आए। वेंडिगो अब बस हल्का हल्का तड़प रहा था। उसके हाथ पैरों पर उसका नियंत्रण खत्म हो चुका था। 1 मिनट से भी कम समय में वो मर जाएगा, लेकिन मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। मैं उस जीव का कर्जदार था। उसने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया था। बदले में मैं कम से कम उसे एक तेज और दर्द रहित मौत तो दे ही सकता था। मैं झुका और उसके गले में अपने दांत गड़ा दिए और पूरी ताकत से पीछे खींचा। एक पल के लिए उसके शरीर ने रुकावट पैदा की, लेकिन फिर उसकी चमड़ी, मांस और हड्डियां एक साथ फट गईं। वेंडिगो का सर उसके धड़ से अलग हो गया और उसका शरीर हमेशा के लिए शांत हो गया। मैंने अपना सर पीछे फेंका और जोर से दहाड़ा। वो शिकार मेरे बाकी सभी शिकारों से अलग था। वो कोई आम इंसान नहीं था। वो तो खुद एक ऐसा जीव था जिसे सिर्फ शिकार करने और मारने के लिए बनाया गया था। एक ऐसा शिकारी जो ना जाने कितने समय से अपने शिकारों को मारकर खाता आ रहा था, और मैंने उससे जीवन और मौत की लड़ाई जीत ली थी। मेरे अंदर एक नई खुशी और जिंदगी का मकसद भर गया था। मुझे और चाहिए था। मैं अब उन इंसानों का खून बहाने में समय बर्बाद नहीं करूंगा जो अपना बचाव तक नहीं कर सकते। मुझे इसी तरह की लड़ाइयां चाहिए। किसी दूसरे शिकारी से खुद को बेहतर साबित करने का रोमांच चाहिए।
अब सिर्फ वही मेरी इस नई भूख को शांत कर सकता है। मैं हल्का सा हंसा, लेकिन मेरे लंबे नुकीले दांतों के बीच से निकलती वो हंसी पूरी तरह अमानवीय सुनाई दी। शायद मैं वेंडिगो की कभी न खत्म होने वाली भूख से पूरी तरह आजाद नहीं हुआ था। शायद मेरी भूख बस बदल गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और इंसानी रूप में लौटते समय उठने वाले तेज दर्द को नजरअंदाज कर दिया। मेरे घाव पहले ही भरने लगे थे और खून बहना भी रुक चुका था। बाकी की रात मैं आराम करूंगा और सुबह होते ही अपना अगला प्लान बनाना शुरू कर दूंगा। मेरी जानकारी में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां मुझे अपने लायक अगला शिकार मिल सकता है। मुझे वापस ब्रोकन बैंड जाना होगा, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार मैं अपनी आदिम प्रवृत्तियों का गुलाम नहीं बनूंगा और वहां जो मेरा इंतजार कर रहा है वो मुझे अचानक चौंका भी नहीं पाएगा। मैं पहले पूरी जानकारी जुटाऊंगा, उस कस्बे के बारे में और उस रहस्यमय जीव के बारे में भी जो उस जगह पर राज करता है, और उसके बाद, सिर्फ उसके बाद मैं अपना शिकार शुरू करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियाँ आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।